हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट बैच अंदर हम आपको क्लास 12 का 2020 का सेट 3 अनशॉर्ट पेपर का सेट 3 बच्चों उसके कुछ क्वेश्चंस बच्चों हम आपको सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि वो सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। बच्चों सेट 3 के जो भी प्रश्न रह गए हैं, अभी और भी हैं इसमें, उनको जो रह गए हैं उन्हें हम आज सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, जितने भी हमने आपको सेट अभी तक कराए हैं सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में हर बार बनते हैं और सेट से ही बच्चों क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। ओके बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क का डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों लेते हैं क्वेश्चंस। देखिए हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे वो बच्चों खंड 5 के घाघड़ी तक क्वेश्चन हो गए थे आपके ना। आना चलेगा आज बच्चों। चलिए देखिए क्या दे रखा है, लिख लेते हैं। 5th का अड़ा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, इसमें हमें दिया है बच्चों, क्या दिया है कि दिखाइए कि पूर्णांकों में समुच्चय में r बराबर, पूर्णांकों का समुच्चय है। समुच्चय किसका है बच्चों, समुच्चय है किनका, पूर्णांकों का। पूर्णांकों का, पूर्णांक में तुम जानते हो कौन आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर सब आते हैं, बस पॉइंट में नहीं आते नंबर। ठीक है, या बटे में भी कह सकते हैं, बटे को 100 करके पॉइंट मिले तो वो नंबर नहीं आएगा। ठीक है, पूर्णांक नंबर अपने आप में पूर्ण संख्याओं में वही आती है सिर्फ उसमें। ठीक है, और रिलेशन क्या दे रखा है, A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू Z क्रॉस Z सच दैट A माइनस बी डिवाइड बाई 7, A माइनस बी डिवाइड बाई 7। ठीक है, ये है मतलब Z क्रॉस Z के अंदर वही आएंगे जो इस नियम का पालन करेंगे। यानी A माइनस बी बराबर 7, A में से B को घटाएं तो वो नंबर जो आएगा वो 7 से कटना चाहिए, 7 का जो है गुणज होना चाहिए, तो वो Z क्रॉस Z के अंदर आएंगे। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो है स्वतुल्य है और सममित है, कुछ ऐसा ही पूछ रहा है ना। तो प्रूफ कीजिए कि ये तुल्यता संबंध होगा, दिखाना है ना, प्रूफ करना है तुल्यता। देखिए तुल्यता प्रूफ करने के लिए हमें पहले इसे स्वतुल्य प्रूफ करना पड़ेगा, सममित प्रूफ करना पड़ेगा और संक्रामक, तीनों प्रूफ करने पड़ेंगे। तो फिर ये तीनों होंगे तो ये तुल्यता हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों कॉमन सेंस की बात है, ध्यान से समझिएगा आप, बस इस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है।
कि ए में से बी को घटाएं तो 7 से कटना चाहिए, और ए भी जेड है और बी भी जेड है, यानी पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए बच्चों स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए देखिए बच्चों स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है कि किसी एलिमेंट का खुद के ही साथ आर रिलेशन होना चाहिए। अगर उस एलिमेंट का खुद के ही साथ आर रिलेशन है तो वह स्वतुल्य संबंध होता है। मतलब कि जो भी हमसे यहाँ पर रिलेशन दे रखा है वो रिलेशन किसी एलिमेंट का उसी के साथ वही रिलेशन बनना चाहिए। अगर बन रहा है तो वो स्वतुल्य होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो यानी उसी एलिमेंट का उसी के साथ। तो आप कोई भी बच्चों जेड ले लीजिए, कोई भी पूर्णांक ले लीजिए। ठीक है, पूर्णांक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें जो सेट दे रखा है वो पूर्णांकों का है। तो आप कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, अगर उसी पूर्णांक को अगर हम उसी में से घटाएं तो जो प्राप्त होगा वो 0 से कट जाएगा, ऑफकोर्स कट जाएगा। भाई किसी भी पूर्णांकों को उसी में से घटाएंगे तो 0 आएगा पहली बात, और 0 7 से डिविजिबल होता है। 0 जो है 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो स्वतुल्य होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, a कोई पूर्णांक है, a कोई पूर्णांक है, तो इम्प्लाइज दैट a बिलोंग्स टू r, या z क्रॉस z भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, z क्रॉस z भी कह सकते हैं या रिलेशन कह सकते हैं। अगर कोई एक हमने पूर्णांक ले लिया a, या फिर आप ऐसा कर लीजिए यहाँ पे इसको a मान लीजिए, ये जो समुच्चय है ये हमने a ले लिया है। ठीक है, तो a बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज दैट a बिलोंग्स टू z क्रॉस z। ठीक है, या r भी बोल सकते हैं यहाँ पे r। भाई अगर कोई एक एलिमेंट जो है वो पूर्णांकों के समुच्चय a में से हमने ले लिया है, उसमें है, तो उसको अगर उसी में से घटाएंगे तो वो 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो फिर वो इस z क्रॉस z के अंदर आएगा तो स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, या कोई भी आप z ले लीजिए, यहाँ से कोई भी ले लीजिए, फॉर ऑल 2 बिलोंग्स टू a, या z भी कह सकते हैं, इम्प्लाइज दैट 2 बिलोंग्स टू z क्रॉस z। यानी अगर 2 है, 2z है बच्चों, और 2 में से अगर 2 को घटाऊंगा तो 0 आएगा, और वो 7 से कट रहा है, यानी इस नियम का पालन कर रहा है, तो फिर z क्रॉस z में होगा, अतः क्या होगा? ये स्वतुल्य संबंध होगा। ऐसे ही कोई भी आप पूर्णांक ले लीजिए, उस पूर्णांक को उसी में से अगर आप घटाएंगे और जो प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा, तो वो 7 से पक्का कटेगा। इट मीन्स दैट कि इस नियम का पालन कर रहा है, तो उस एलिमेंट का उसी के साथ आर रिलेशन बन रहा है, तो वो स्वतुल्य होगा। ठीक है, अतः आर स्वतुल्य संबंध है। पहला क्लियर। दूसरा सममित के लिए बात करेंगे बच्चों। अब देखिए सममित कब होता है? कोई भी आप एक जो है क्रमिक उठा लीजिए रिलेशन से, और यानी मान लीजिए a, b ले लिया हमने r में से, तो b, a भी अगर r के अंदर होगा तो वह स्वतुल्य सम्मित होगा। इट मीन्स दैट कि a और b अगर उस रिलेशन का पालन कर रहे हैं तो b, a भी उस रिलेशन का पालन करने चाहिए। अगर कर रहे हैं तो वो सम्मित होता है। तो देखिए बच्चों, कोई भी दो आप z ले लीजिए, कोई भी दो पूर्णांक आप ऐसे ले लो कि उस पहले में से दूसरे को घटाएं तो वो 7 से कटना चाहिए। कोई ऐसे दो पूर्णांक मान लो, तो फिर उसका उल्टा घटाने पर भी 7 से कटेगा तो सम्मित हो जाएगा। तो देखिए ऑफकोर्स मैं आपको साइड में समझा देता हूँ। जैसे मैंने एक ले लिया पूर्णांक 14 और एक ले लिया मैंने 7, ये कोई दो पूर्णांक ले लिए, दोनों पूर्णांक हैं, तो 14 में से अगर मैं 7 घटाऊंगा तो 7 मिलेगा, और 7 7 से कट जाएगा। तो फिर पक्का 14,7 कहाँ होगा? 14,7 z क्रॉस z के अंदर होगा, क्योंकि ये जो है 14,7 इस नियम का पालन कर रहा है, और इस नियम का पालन करेंगे वही z क्रॉस z में जाएंगे तो z क्रॉस z में होंगे। तो फिर 7,14 भी z क्रॉस z का पालन करेगा, 7,14 भी इस नियम का पालन करेगा और ये z क्रॉस z के अंदर होगा। नहीं, देख लीजिए 7 में से घटाएंगे आप 14 को तो -7 आएगा, और -7 से कट जाता है। ठीक है, तो आप कोई भी दो ऐसे पूर्णांक लीजिए कि पहले में से दूसरे को घटाएं तो वो 7 से कट रहा है, तो पक्का फिर दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो वो भी 7 से कटेगा। इट मींस दैट कि संबंध सम्मित होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कैसे? हमें लिखेंगे कि फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r। a और b ऐसे दो पूर्णांक हैं
कि ए में से बी को घटाएं तो 7 से विभाजित हो जाएगा, इसीलिए आर में आ रहे हैं। तो इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर होगा ही होगा ऑफकोर्स, ठीक है। वरना आप देख लीजिए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं फॉर ऑल कुछ भी ले लीजिए यार, 7 से कटना चाहिए बस, ठीक है। तो 21,7 बिलोंग्स टू आर, 21 और 7 जरूर आर के अंदर यानी जेड को जेड के अंदर आ रहे होंगे, क्योंकि 21 में 7 घटाएंगे 14 आएगा, 14 7 से कट जाता है, इस नियम का पालन कर रहा है। तो इम्प्लाइज दैट 7,21 भी बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि 7 में से अगर 21 घटाएंगे -14 आएगा और वो भी 7 से कट जाता है। अतः आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी। अतः आर एक सममित संबंध है। सतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, आप संक्रामक की बात करेंगे। तो संक्रामक के लिए देखिए क्या होगा, संक्रामक के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, आप कोई 3 नंबर ऐसे लीजिए कि ए में से बी को घटाएं तो वो 7 से कटना चाहिए, बी में से सी को घटाएं तो वो भी 7 से कटना चाहिए। तो फिर अब आप चेक करेंगे कि ए में से सी को घटाएंगे वो भी 7 से कट रहा है, कट गया, संक्रामक है, अदरवाइज नहीं है। तो 3 नंबर आप पहले कोई ऐसे ले लो, जैसे एग्जांपल में साइड में ले लूँ, जैसे एक ले लिया मैंने 7,8,1 ले लिया, लेकिन यार फिर वो पंगा पर रहेगा थोड़ा, ऐसा नहीं, ऐसे लो कि एक लीजिए आप 21,14 ले लिया, ठीक है। फिर आप एक ना 14,7 ले लिया। तो देखिए 21 और 14 ये जेड को जेड के अंदर आ रहे होंगे, क्योंकि 21 में 14 घटाएंगे तो 7 से कट जाएगा जो भी मिलेगा। फिर 14,7 भी जेड को जेड के अंदर आ रहे होंगे, क्योंकि इस नियम का पालन कर रहे हैं। तो क्या फिर 21,7 भी इस नियम का पालन करेगा? ऑफकोर्स करेगा। अगर ये 2 नंबर जेड को जेड के अंदर आ रहे हैं और ये 2 नंबर जेड को जेड के अंदर आ, तो फिर ये भी दोनों जेड को जेड के अंदर पक्का आएंगे, बशर्ते ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। कोई भी आप 3 नंबर ऐसे ले लो जिसमें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड कॉस जेड हो, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड कॉस जेड हो, तो ए कॉमा सी पक्का फिर जेड कॉस जेड के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उस नियम का पालन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये चीज़ तो पहले से ही हमें लिखनी है भाई, ए और बी इस नियम का पालन कर रहे हैं, बी और सी इस नियम का पालन कर रहे हैं, तो फिर पक्का ए और सी भी इसी नियम का पालन करेंगे, वरना मैं भी एक एग्जांपल वाले से करके दिखा दूंगा। तो इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, या माना 21,14,7 बिलोंग्स टू जेड, ये जेड है कोई, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल 21,14 बिलोंग्स टू आर, पक्का 21,14 आर के अंदर आ रहे होंगे, 14,7 बिलोंग्स टू आर पक्का आ रहे होंगे। तो भाई इसमें से इसको घटाएंगे 7 से कटेगा, इसमें से घटाएंगे 7 से कटेगा, तो 21 में से अब 7 को घटाएंगे तो 14 आएगा, वो भी 7 से कटेगा। तो 21,7 बिलोंग्स टू आर। अतः आर एक तुल्यता हो, मतलब हमें स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक संबंध है। आर एक क्या है? संक्रामक संबंध है। अब देखिए स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, और जब कोई रिलेशन स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है तो वो तुल्यता संबंध होता है। पहले लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है, तो आर तुल्यता संबंध होगा। आंसर, यही प्रूफ हमें करना था, ठीक है। तो किसी एलिमेंट का खुद के साथ ये रिलेशन बनना चाहिए, इस नियम का पालन करना चाहिए। ए कॉमा बी अगर इस नियम का पालन कर रहे हैं तो बी कॉमा ए भी इस नियम का पालन करना चाहिए, और कर रहे हैं। ए कॉमा बी अगर इस नियम का पालन कर रहे हैं, बी कॉमा सी इस नियम का पालन कर रहे हैं, तो ए कॉमा सी भी इस नियम का पालन करना चाहिए, और कर रहे हैं। सतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो तुल्यता भी है। इज अ क्लियर? सवाल कंप्लीट, ठीक है बच्चों, ऐसे करना है। तो चीज़ों को समझा करिए, रूल्स क्या हैं, सारी चीज़ें बहुत मैंने डीपली आपको पढ़ाई है जब चैप्टर्स पढ़ाए थे, ठीक है।
इतना सिंपल वे में इस चैप्टर को मैंने पढ़ाया कि शायद ही आपको कोई मिलेगा कि इतना सिंपल पढ़ा दे इस चैप्टर को, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया था मैंने। चलिए प्यारे, तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं बच्चों। अगले प्रश्न में देखिए हमें क्या प्रूफ करना है। चाहे इसमें हमें दे रखा है बच्चों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट बी प्लस सी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, ठीक है, इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर सी। ये हमें लेके आना है प्रूफ में, ठीक है, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करो। ये प्रूफ कराया बच्चों हमसे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम प्रूफ, ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे हम LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, ठीक है, ये है। तो अब देखिए पहले अंदर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, सदस्य से गुणा करो पहले इनका, ठीक है। देखिए क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहाँ पर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो पहले बी का करेंगे दोनों के साथ क्रॉस, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर बी का ए के साथ तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, फिर सी का सी के साथ तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी, सी का ए के साथ तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। अब देखिए किसी सदिश का उसी के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो जीरो होता है, तो सी क्रॉस सी क्या हो जाएगा प्यारे, यहाँ जीरो हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचा क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यहाँ बचा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये तो जीरो हो गया, और वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। अब इनका के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे करेंगे, देखिए ए का बी क्रॉस सी के साथ तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, फिर वेक्टर ए का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के साथ में, फिर वेक्टर ए का इसके साथ तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। फिर बी का करेंगे इसमें तो बी का बी क्रॉस सी के साथ तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, फिर वेक्टर बी का करेंगे बी क्रॉस ए के साथ में तो वेक्टर बी का करेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के साथ में, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो वेक्टर बी का करेंगे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए के साथ में, ठीक है प्यारे, इस तरीके से। अब देखिए बच्चों यही हमें प्रूफ करना था, ऐसा कुछ तो और इसमें कुछ कहा नहीं है, ठीक है, यही कहा था बस, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक्चुअली ये जो ए बी सी है ना, ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ गौर दीजिए आप, तो बी क्रॉस सी पे क्या है, लंबवत है। जब बी क्रॉस सी पर लंबवत है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसे देखिए बी क्रॉस सी पर लंबवत है तो यहाँ भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर और कोई लंबवत दिख रहा तो मैं उसी पर, वैसे लंबवत है बट बी इसमें आ रहा है ना, एक बी बाहर है तो इसलिए जीरो हो जाएगा। यहाँ बी बाहर है, ये जीरो हो जाएगा। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अंदर आ रही हो बाहर भी आ रही हो तो वो जीरो हो जाए। देखिए ए आ रहा है बट यहाँ पे एक है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ए बाहर और ए अंदर जीरो, ठीक है। और ए बाहर ए अंदर तो ये भी जीरो, ठीक है। ये सब जीरो हो जाएंगे, ये नहीं होंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। और वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ऑर्डर में, ठीक है, या ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही इसको लिखेंगे हम वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, इन्हें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, या RHS आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये तीनों परपेंडिकुलर हैं, ए बी क्रॉस ए पर, तो ए यहाँ भी इट मीन्स जीरो, ए यहाँ जीरो, बी यहाँ जीरो, बी यहाँ जीरो, बाकी बी यहाँ तो अंदर भी नहीं है, ए बाहर तो अंदर ये नहीं, इट मीन्स ये जीरो नहीं होंगे। तो इनको हम लिख सकते हैं ABC और इसको भी ABC, दोनों जोड़ के 2ABC, यही आपकी RHS है, ठीक है। और बहुत बड़ा है सवाल, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। परपेंडिकुलर वाली बात इसमें कहीं नहीं है, लेकिन ये परपेंडिकुलर माने जाएंगे बच्चों, ये परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तभी होगा।
तो चलिए बच्चों, ये भी प्रश्न आपका समाप्त हुआ इजी तरीके से, ठीक है, बहुत आराम से हो गया। अब अगला प्रश्न है उसे ले लेते हैं बच्चों। देखिए अगले प्रश्न में बच्चों हमें क्या दे रखा है, ये 5वां खंड आपका समाप्त हो गया, 6 खंड स्टार्ट हो गया बच्चों। 6 खंड में देखिए हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या जो है उस शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। ओके, यानी एक शंकु है हमारे पास, ठीक है, और इस शंकु के अंदर महत्तम आयतन का, महत्तम वक्रपृष्ठ का एक लंबवृत्तीय बेलन है। तो भाई इसके अंदर लंबवृत्तीय बेलन अगर हम बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, महत्तम वक्रपृष्ठ का, बड़े से बड़ा। तो भाई वो तो इतना बन सकता है, कुछ ऐसे बना लीजिए, अब एक ऐसे बना लीजिए, इससे बाहर तो नहीं जाएगा, और ये तो है इसका वृत्तीय सिरा हो जाएगा, तो इससे बड़ा बनाएंगे तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा ये, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि इस बेलन की जो त्रिज्या है शंकु की त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी, ठीक है। तो यहाँ भाई चीज़ें माननी पड़ेंगी। पहले ऐसा करते हैं, इसका सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है शंकु की वो स्मॉल r है, और इस बेलन की जो त्रिज्या है उसे हम मान लेते हैं x, यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है। इसको नाम दे दो O, ये A, ये B, ये C, और इसकी जो ऊंचाई है शंकु की वो हम मान लेते हैं h है। क्या है, h। O, A, B, C, D, और यहाँ नाम दे दो E, ठीक है। कोई समस्या? चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम थोड़ा लिखेंगे, माना लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या, OB, OB बराबर r मात्रक, ठीक है। और माना लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, क्या है ऊंचाई, OD, h मात्रक, ठीक है। और माना बेलन की त्रिज्या OE बराबर x मात्रक, x यूनिट, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई चलो कुछ मानना चाहो मान लो या मत भी मानो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो शंकु की त्रिज्या है वो दूरी होगी बेलन की त्रिज्या से, या बेलन की जो त्रिज्या है वो आधी होगी शंकु की त्रिज्या की। तो यहाँ लिखना है हमें बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर होगी शंकु की त्रिज्या के आधे के। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बेलन की त्रिज्या हमने क्या मानी है x, शंकु की r/2, ये हमें लेके आना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप गौर दीजिएगा बच्चों, एक तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप होंगे बच्चों, क्या होंगे, समरूप। और दो ट्रायंगल समरूप की कंडीशन आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी ट्रायंगल चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज BOD समरूप त्रिभुज कौन सा, BAC, ठीक है। तो ये दोनों समरूप होंगे तो क्या होगा, जब दो त्रिभुज समरूप है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी कि अगर हम ये कहेंगे छोटे वाले त्रिभुज की ऊंचाई कौन सी, AC, बटे बड़े त्रिभुज की ऊंचाई OD बराबर होगी छोटे त्रिभुज की त्रिज्या,
छोटे त्रिभुज की त्रिज्या क्या होगी भाई, छोटे त्रिभुज की जो भुजा होगी ये वाली भुजा कितनी होगी भाई, तो यहाँ से यहाँ तक तो r है और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, AB कितना हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं हम AB बराबर OB माइनस OA, OB में से OA घटाओ तो AB आ जाएगा, यानी कि r माइनस x। ठीक है, तो इस त्रिभुज का आधार क्या हो गया, AB, और बड़े त्रिभुज का आधार क्या हो गया, OB। ठीक है, तो AC को हमने क्या माना है प्यारे, AC क्या है, A और C, AC है उस छोटे त्रिभुज की ऊंचाई, AC ही रहने दो, और OD क्या है, OD है शंकु की ऊंचाई यानी H। AB क्या है बच्चों, AB है, ये निकाला है हमने r माइनस एक्स, और OB है शंकु की त्रिज्या यानी स्मॉल r। तो यहाँ से AC निकाल लो, तो AC बराबर इसका इधर कर देंगे तो H r माइनस एक्स अपॉन r। तो इस शंकु की क्या आ गई, ऊंचाई आ गई, शंकु की नहीं बेलन की ऊंचाई आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, वही महत्तम क्या है, वक्र पृष्ठ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ मान लीजिए S बराबर 2 पाई r, भाई 2 पाई आर एच होता था, 2 पाई r क्या है बेलन की, x है, और h क्या है, AC है, तो S बराबर 2 पाई x और AC की वैल्यू क्या है, ये रही h r माइनस एक्स अपॉन r। अब S बराबर 2 पाई h अपॉन r तो है, इस x का अंदर गुणा करो तो rx माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका आप x के सापेक्ष कर दीजिए अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो s का होगा d s ओवर डी एक्स बराबर 2 पाई h अपॉन r कॉन्स्टेंट, यहाँ पे r कॉन्स्टेंट है x का 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, फिर पुनः अवकलन तो d2s ओवर dx2 बराबर 2 पाई h अपॉन r कॉन्स्टेंट, यहाँ r का क्या हो गया, कॉन्स्टेंट है 0 और 2x का क्या हो गया 1। सॉल्व करें तो d2s ओवर dx2 बराबर आ जाएगा माइनस के 2 पाई h अपॉन r, 2 पाई h अपॉन r आ गया। ठीक है, अब x के मान के लिए, x के मान के लिए क्या करेंगे, ds ओवर dx बराबर 0 ले लेंगे, तो ds ओवर dx की वैल्यू ये है, तो 2 पाई h अपॉन r और ये r माइनस 2x बराबर 0, तो ये पूरा पार्ट तो 0 में चला गया, तो r माइनस 2x बराबर 0, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 2x। अब बच्चों यहाँ पर आप कोई भी r की वैल्यू 2x लगाएं हम यहाँ पे, तो यहाँ पर उसके लिए x की वैल्यू लगाएंगे r/2, यहाँ से x की वैल्यू r/2 लगाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो महत्तम होगा, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू r/2 d2s ओवर dx2, x इज इक्वल टू r/2 पर कैसा आएगा, ऋणात्मक, तो क्या हो गया, वक्र पृष्ठ महत्तम होगा। ठीक है, और हमें ये प्रूफ करना था कि जो त्रिज्या है शंकु की वो दुगुनी होगी बेलन की त्रिज्या से, या बेलन की त्रिज्या आधी होगी शंकु त्रिज्या से, एक ही बात है। तो हमें ये चीज प्रूफ करना है, देखिए यही तो आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है, r/2, तो x इज इक्वल टू r/2 पर। ठीक है, आंसर भाई x इक्वल टू r/2 यहाँ से आ गया, तो x इक्वल टू r/2 आ गया, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हुआ। ओके।